हेलो दोस्तों, एसटी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रीतिकाल के सीमांकन के बारे में। रीतिकाल की सीमा कब से कब तक निर्धारित की गई और क्यों की गई और यह किसके द्वारा की गई, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य के कवियों की प्रवृत्ति का विवेचन करने के लिए उनके विषय के अनुसार रचनाओं का वर्ग विभाजन तथा प्रत्येक भाग का नामकरण करना अति अनिवार्य होता है, उसी प्रकार उन रचनाओं की प्रवृत्तियों के अनुसार उस काल की सीमाएं निर्धारित कर लेना अति आवश्यक है। यानी जिस प्रकार अलग अलग कवियों के द्वारा अलग अलग साहित्यों को लिखकर रचनाएं करके उन्हें अलग अलग काल में बांटा गया है, उसी प्रकार इन रचनाओं का सीमा भी निर्धारित करना अति आवश्यक हो जाता है कि इसकी सीमा कब से कब तक माना जाए। लेकिन यह सीमा निर्धारण ऐतिहासिक घटनाओं के जैसा निश्चित नहीं हो सकता है। किसी भी साहित्य की न तो आरंभ तिथि बताई जा सकती है, न ही अंतिम तिथि निश्चित होती है। उस काल के शुरू होने के बाद उसे चरम सीमा तक पहुंचने में कम से कम 25 से 30 वर्षों का समय लगता है। ऐसी स्थिति में सही यही होगा कि इन कालखंडों की सीमा निर्धारण उदारता से किया जाए। यानी किसी भी साहित्य के चरम सीमा से लेकर उन्हें आरंभ से लेकर चरम सीमा तक पहुंचने में 25 से 30 वर्षों का समय लग जाता है। इसलिए किसी भी साहित्य का सीमा निश्चित सीमा निर्धारण करना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ रचनाएं उससे पहले भी हो जाती है, कुछ बाद में होती है। इसलिए हिंदी साहित्य का सीमा निर्धारण नहीं किया जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय उसे प्रवृत्तियों के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया है। उनके द्वारा किए गए काल विभाजन को अन्य विद्वानों ने बिना संकोच के मान भी लिए हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा दोष यह है कि उन्होंने इन कालखंडों का विभाजन उदारता से नहीं कर पाए। उन्होंने इन कालखंडों का आरंभ निश्चित संगत में, अंत भी निश्चित संगत में कर बैठे। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रीतिकाल का काल निर्धारण किया है, या फिर और भी अन्य कालखंडों का भी जो निर्धारण किया है समय सीमा, वो निश्चित कर दी है। इसलिए यह उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी कुछ रचनाएं पहले हुई है, कुछ बाद में हुई है। इसलिए इन रचनाओं का सीमा निर्धारण उचित नहीं माना जा सकता है। जिस काल में रीति रचनाओं की प्रचुरता रही उसे उन्होंने रीतिकाल नाम दे दिया और 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक निश्चित कर दिया। पर इन निश्चित संवतों को स्वीकार करने में सबसे बड़ी आपत्ति यह होती है कि रीति कवियों की रचनाएं इनसे आगे पीछे रचे गए हैं, जिसके कारण यह रचनाएं रीतिकाल की परिधि में नहीं आ पाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के रीतिकाल का सीमा निर्धारण 1700-1900 विक्रमी संवत तक किया है, उसके अंदर बहुत से रचनाएं नहीं आ पाती है। कुछ रचनाएं 1700 से पहले हो गई है तो कुछ बाद में हुई है, इसलिए ये रचनाएं रीतिकाल के अंदर नहीं आ पाती है, उसके परिधि में नहीं आ पाती है। उदाहरण के लिए
चिंतामणि कृत रसविलास तथा मतीराम कृत रसराज 1663 ईस्वी से लगभग 10 वर्ष पूर्व की तथा ग्वाल कवि की रसरंग आदि रचनाएं 1843 ईस्वी से लगभग 10 से 15 वर्ष बाद की गई थी। इसलिए रीतिकाल की सीमाएं 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक मान लेनी चाहिए। अगर इस प्रकार माना जाएगा तो कोई आपत्ति की बात नहीं होगी कि जो रस विलास है या फिर और कई रचनाएं हैं जो 1643 ईस्वी से 10 साल पहले ही रची गई थी। कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो 1843 से लगभग 10-15 वर्ष बाद रची गई थी, लेकिन उन रचनाओं वे सब रचनाएं रीतिकाल के अंदर नहीं आ पाता। इसलिए हमें एक तरह से 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक को रीतिकाल मान लेना उचित होगा।